Hi everyone, hope you all are doing great. आज मैं आपके सामने आई हूँ to share some tips about cost and management accounting exam. I know आप में से कुछ बच्चे already mock test दे चुके हैं, but still कुछ एक ऐसे points हैं, especially मैंने जब कुछ बच्चों के अभी mock test evaluate किए हैं recently, वहाँ से भी कुछ ऐसे points निकल कर आए हैं जो मैं आपके साथ discuss करना ज़रूरी समझती हूँ. Right. In this video, कुछ पॉइंट्स को समझाने के लिए आई विल बी यूजिंग नवंबर 2019 का पेपर, राइट. और हम काइंड ऑफ एक विजुअलाइजेशन करेंगे. वो विजुअलाइजेशन सिर्फ उन 3 घंटों की नहीं होगी जो आपके एग्जामिनेशन वाले 3 घंटे हैं. वो विजुअलाइजेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है राइट फ्रॉम दैट टाइम जब आप अपना पेपर नंबर 2 यानी कि लॉ का पेपर देकर घर आ चुके हैं. तो जिस दिन आपने लॉ का पेपर दिया है उस दिन जब आप घर आ चुके हैं, आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्लानिंग रखते हैं कि उस दिन भी कुछ कवरेज होगी, तो मैं उस दिन को नाम दे रही हूँ डे 1. फिर डे 2 हमारा जो रहेगा वो फुल डे, जो आपकी जो एक छुट्टी होती है. और उसके बाद जो डे 3 है वो हो जाएगा आपका डे ऑफ द एग्जाम. ठीक है. अब एक पहली बहुत ही जरूरी चीज, जो बच्चे फाउंडेशन रूट वाले हैं, आई थिंक उनको ये चीज रियलाइज हो चुकी होगी या याद होगी उनके फाउंडेशन एक्सपीरियंस के बेसिस पर. बट जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री वाले हैं वो जरा मेरी बात ध्यान से सुने. हम अपने प्लानिंग में ना इस डे 1 से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि चलो जी 5 बजे हमारा पेपर खत्म हो रहा है, हम घर 6 या 6:30 बजे पहुंच जाएंगे और उसके बाद हमारे पास रात तक का टाइम है कुछ तैयारी करने का. तो जी ऐसा है, इस डे 1 से आपने कोई बहुत लंबी चौड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है. पढ़ाई जरूर करनी है, हो रही है तो क्यों नहीं करेंगे जी. बट कई बारी बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट कुछ नहीं हो पाता है इस डे 1 में कवर, कुछ रिवीजन खास नहीं हो पाती है. तो उस वक्त आपको अपना दिल छोटा नहीं करना है, मोरल डाउन नहीं करना है. मैं पहले से ही आपको बता रही हूँ, किसी किसी से हो जाता है उस दिन मैनेज, किसी किसी से बहुत कम ही मैनेज हो पाता है. सो इस डे 1 में आप प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चीजें, ऐसा ना हो कि बहुत सारा आपने बर्डन डाला हुआ है इस डे 1 पर. होता क्या है साइकोलॉजिकली, जो ये डे 3 है, डे ऑफ द एग्जाम, इस दिन को कुछ लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं कि अरे भाई आज तो पेपर है, आज क्या पढ़ेंगे. ऐसा नहीं है जी. तकरीबन 11 बजे तक का, 12 बजे का, डिपेंडिंग अपॉन आप घर से किस वक्त निकलते हैं एग्जाम के लिए, एक उस टाइम को तो कंसिडर कीजिए. तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है जो स्पेशली डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे करते हैं, जो पहली बार पेपर दे रहे होते हैं. उनसे ये गलती हो ही जाती है. समहाउ वो डे 1 से एक्सपेक्टेशन बहुत लंबी चौड़ी रखेंगे और डे 3 को तो कंसिडर करते ही नहीं है. पहली बात ये. दूसरी चीज, बहुत ही ऑब्वियस बात है, वैसे तो इस वीडियो में मैं ज्यादातर ऑब्वियस चीजें डिस्कस करने वाली हूँ, बट ऐसा है ना, मार भी जो बच्चे खाते हैं वो ऑब्वियस पॉइंट्स को लेकर ही खाते हैं. तो एक और ऑब्वियस चीज थी, आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, पेपर नंबर 3, यानी कि आप 2 पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं अकाउंट्स और लॉ के. बहुत सारे टीचर्स के मुंह से आपको सुनने को मिला हुआ होगा आज तक कि उन 2 प्रीवियस एग्जामिनेशंस का बर्डन, या कोई भी है, लॉ के पेपर में अकाउंट्स के एग्जामिनेशन का बर्डन मत लेकर आओ, कॉस्ट के पेपर में पिछले 2 पेपर्स का बर्डन मत लेकर आओ, ऐसे ही आगे चलते चलते टैक्स के पेपर में पिछले 3 पेपर का बर्डन मत लेकर आओ. वो बैगेज मत लेकर आओ कि हमारे पहले वाले पेपर कैसे गए. जी हमारे लिए कहना आसान है, इस वक्त शायद आपके लिए सुनना भी आसान है, बट उस टाइम पर इस चीज को अपने दिमाग में बिठाना बहुत मुश्किल है. वो एक बैगेज जो है ना, कहीं वो वही एक माइंड गेम आपके साथ खेल जाता है और आपके आगे वाले सब्जेक्ट्स के लिए कॉन्फिडेंस तोड़ सकता है. मैंने बहुत बच्चों के मुंह से सुना है कि जब मैम पहला पेपर ही अकाउंट्स का ऐसा आ गया था. कई बार तो ऐसा होता है, पहला पेपर अकाउंट्स का होता है, उसमें राइट अवे पहला क्वेश्चन ही उनका कॉन्फिडेंस को हिला देता है कि पहले पेपर का पहला क्वेश्चन ही ऐसा हो गया, उसकी वजह से हमारा अकाउंट्स का पेपर खराब गया, अकाउंट्स का पेपर खराब गया तो लॉ का खराब गया, लॉ का खराब गया तो आगे के दोनों भी खराब चलते गए. जी हमारा माइंड उन एग्जाम डेज में इतना वल्नरेबल होता है कि छोटी से छोटी चीज भी ना उस वक्त कहीं ना कहीं हमारे मोरल को हिला सकती है. तो इस टाइम सुनने पर ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा कौन करता होगा, बट एक्चुअली काफी स्टूडेंट्स के साथ ऐसी चीजें होती हैं, राइट. तो अपने आप को उस टाइम पर इतना मेंटली स्ट्रांग रखना है, इतना डीट बना लेना है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. भले ही आपको पता है कि रिजल्ट जो है वो ऑब्वियसली सब कुछ एग्रीगेट करके एक रिजल्ट आता है, पूरे ग्रुप का रिजल्ट आता है, बट उस टाइम पर आपने अपने आप को क्या समझाना है कि हमको इन एग्जाम्स को, इन सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली कंसिडर करना है, बहुत जरूरी है.
ये भी देखा जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो पहले पेपर में प्रेजेंट रहते हैं, आगे के पेपर में एब्सेंट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज उनका पहला पेपर ही अच्छा नहीं गया था, तो उनको लगता है पूरा ग्रुप ही डूबा गया है, तो आगे के 3 पेपर देके भी फायदा क्या है। जी प्लीज 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 सबसे रिक्वेस्ट है, हिम्मत नहीं तोड़नी है। आखिरी पेपर तक आपको अपनी वो हिम्मत बनाए रखनी है। प्लीज ऐसी बेवकूफियां मत कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पर हम आपसे टच में नहीं होते हैं। आप ही कुछ डिसीजन ऐसे ना ले लें प्लीज। एक वो हिम्मत रखनी है। एग्जाम्स पिछले वाले जैसे मर्जी गए, आपको फर्दर एग्जाम्स के लिए अपना मोरल लो नहीं करना है। राइट। अच्छा जी। अब अगर डे 1 पर आप आते ही पढ़ने बैठ गए हैं, ठीक है, अगर आपसे पढ़ाई हो रही है व्हाई नॉट। बट कुछ स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि सामने बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग की, दिमाग में चल रहा होता है कि आज हमने लॉ का पेपर कैसे किया। जी काफी लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ऐसे में इफ पॉसिबल आप एक शॉर्ट नैप ले लीजिए। ऐसा साइकोलॉजिकली भी है, खैर मेरा एक्सपीरियंस भी रह चुका है कि जब आप एक छोटी सी नैप ले लेते हैं, दिमाग को एक रेस्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेजोरिटी बेसिस पर उस दिन के इवेंट्स वाइप आउट हो जाते हैं एंड यू वेक अप विद अ फ्रेश माइंड। ठीक है। अब मैं इस डे 1 डे 2 डे 3 में आपने क्या पढ़ना है वो नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज हर स्टूडेंट ने अपना अपने हिसाब से अलग अलग कुछ प्लान सेट किए होंगे। जैसे कि किसी स्टूडेंट ने ये सोचा होगा कि उस हम जो आरटीपी वगैरह है या पिछले पेपर्स हैं हम उन्हीं दिनों में देखेंगे। किसी स्टूडेंट ने सोचा हुआ होगा कि मैम की जो रिवीजन वाले क्वेश्चंस हैं या टेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं हम वो गो थ्रू करेंगे। तो हर एक का अपना कोई एक प्लान हो सकता है। तो मैं आपको वो स्पेसिफिकली नहीं पॉइंट आउट करने वाली हूँ कि आपने उस पर्टिकुलर छुट्टी वाले दिनों में क्या करना है। कुछ इसलिए कोई लंबे चौड़े डूज एंड डोंट्स एटलीस्ट वो प्रिपरेटरी टाइम के मेरे पास नहीं है। हाँ, डोंट्स में एक पॉइंट मैं जरूर आपके सामने रखना चाहूंगी, वो ये कि किसी कारणवश अगर आपने कोई चैप्टर पहले से प्रिपेयर ही नहीं कर रखा है, तो प्लीज उस 1 डेढ़ दिन में भी उसको बॉदर मत कीजिए उस चैप्टर को उठाने का। जी नहीं समझ में आएगा, उल्टा आप अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। इससे अच्छा है कि जो चीजें पहले की हुई हैं उन्हीं को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। अब डूज में एक चीज, वट एवर योर प्लान इज, आपने एक चीज तो ये जरूरी करनी है कि जो हमारी जो बुक है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे गए हैं, आपको उन सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। चाहे वो आपके हाथ से लिखे गए कुछ फॉर्मूला या नोटिंग्स हैं या ऑलरेडी प्री प्रिंटेड चीजें इन बुक्स हैं। ये मत सोचना कि ऑलरेडी जो प्रिंटेड चीजें होती हैं वो बेकार की होती हैं। आपको हर छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट गो थ्रू करना है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कुछ छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट है, वो शायद हमारे रिवीजन क्लासेस में या टेस्ट में कवर नहीं आया था, बट एग्जाम में तो आ सकता है ना। इसलिए आपने वो कॉन्सेप्ट को तो गो थ्रू करना ही करना है, रीड ही करना है। जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। नवंबर 2019 में क्वेश्चन नंबर 4A था जो कि कन्वर्जन कॉस्ट की बात करता था। कन्वर्जन कॉस्ट का क्या मतलब है? लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब वैसे हमने इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक ही बार बुक में लिखा हुआ है, आई थिंक इन चैप्टर कॉस्ट शीट। यूज बहुत जगह हुआ होगा बट हमने प्रॉपरली उसको एक ही बार लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स को याद ही नहीं रहता ये कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है। अगर उन्होंने कॉन्सेप्ट गो थ्रू किया होता जहाँ पर हमने अपनी नोटिंग्स की हुई है, वहां पर दिखाई दे जाता कि कन्वर्जन कॉस्ट का क्या मतलब है, तो ये क्वेश्चन हैंडल हो जाता। सो ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये छोटी मोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है, तो इसलिए दिमाग से निकल जाती हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लास्ट लास्ट में, एस्केलेशन क्लॉज का। शायद वो हमने अपने रिवीजन या टेस्ट में डिस्कस नहीं किया है, बट हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो फिर आपको इसलिए जरूरी है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को आपने गो थ्रू करना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मटेरियल चैप्टर में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं जस्ट बिकॉज उसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है हमारे बुक में। या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं लेबर टर्नओवर वाले कॉन्सेप्ट में इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर का क्या होता है उनको पता ही नहीं होता। तो फिर क्योंकि उसका शायद हमने एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना वो आपको दिमाग में रखने हैं। इसलिए बहुत जरूरी है go through all of the concepts, all of the formulas discussed in our book. Okay. जी अब ऐसा है, मैं आपको अब लेकर चल रही हूँ डे 3 पर। अब आपको जब एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे उसमें प्रॉपर आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। वैसे यूजुअली ये बोला जाता है कि जब 2 to 5 आपका एग्जाम होता है तो बोला जाता है कि 1:30 आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में रिपोर्ट करना है। एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं, एग्जामिनेशन हॉल जो आपका क्लासरूम है वहां पर आपको पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि आपको भी मालूम है 1:45 पर आपका रीडिंग टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा।
अब कुछ लोगों की आदत होती है वो बिल्कुल टाइम पर पहुंचते हैं, 1:30 पहुंचते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है वो 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं। अब देखिए, अगर आप पहले पहुंच रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप ज्यादा लोगों से बात ना करें, स्पेशली अगर आपको लगता है कि उस टाइम पर आपका एक मेंटल स्टेज ऐसा है, वल्नरेबल है, तो कुछ काफी बच्चों के साथ एक्चुअली ये चीजें होती आई हैं, तो वो दूसरों का कुछ सुन के अपना कॉन्फिडेंस एग्जाम से पहले ही लो कर चुके होते हैं। आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। ये नवंबर 2019 वाले पेपर के पहले ही मेरे पास एक स्टूडेंट की कॉल आती है। वो मुझे बोलती है, मैम मैम आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर हमें पूरा नहीं करवाया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया? कहती मैम उसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहीं और से कोचिंग ली है, वो कुछ M1 माइनस M2 M3 M4 L1 L2 ऐसे ऐसे कुछ नाम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें बोला, बेटा ये फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज क्या, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इन्हीं के फॉर्मूलाज हैं। उन्होंने M1 M2 से समझा हुआ है, आपने प्रॉपर आपने फॉर्मूलाज जो एक्चुअली जो फॉर्मूला होना चाहिए उससे समझा है। मैंने कहा आप अपने उन्हीं फ्रेंड से पूछिए, क्या उनको पता है रिवाइज स्टैंडर्ड आज क्या होते हैं या रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होते हैं, वो नहीं बता पाएंगे। तो ऐसा होता है ना कि क्योंकि अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं और उन्होंने आपके जैसा एक सेम स्टडी मटेरियल गो थ्रू नहीं किया गया है, तो चांसेस आर दैट वो उसी एक सेम कॉन्सेप्ट के लिए कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं। जैसे एक और चीज, हमारा ईयू के फॉर्मूला हमने अपनी क्लासेस में क्या डिस्कस किया हुआ है, ये कुछ लोग डिस्कस करते हैं, ये है एक ही चीज है। अब जिसे हम सी बोल रहे हैं उसको वो एस एस बोलते हैं। तो ये चीजें जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, ये हिला हिला देती है कहीं ना कहीं आपको। तो इसलिए आपको एक कॉन्फिडेंस क्या रखना है कि आपको सारी चीजें आती हैं। अगर आपने अपने लेवल पर ऑल चैप्टर्स अच्छे से गो थ्रू किए गए हैं तो आपको ऐसी चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। एक और चीज, अब 1:30 पर आपका रिपोर्टिंग टाइम है और उस वक्त ये नोटिस किया जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स ना अपने क्लासरूम के बाहर ही फटाफट पेजेस पलट रहे होते हैं, फ्रैंटिकली पेजेस पलट रहे होते हैं, या फिर बिल्कुल जब रीडिंग टाइम स्टार्ट होने वाला होता है 1:45 उसी टाइम वो अपना बैग बाहर रख के अपने सीट पर जाकर पहुंचते हैं। देखिए, मैं जो मानती हूँ कि अपने आप को एक छोटी सी मेंटल ब्रेक देनी बहुत जरूरी है। तो आप 1:15 या 1 बजे अपनी बुक्स आपको छोड़ देनी चाहिए। अगर आपने पहले से सब कुछ अच्छे से प्लान किया हुआ था, पढ़ाई आपने अच्छे से की हुई थी, स्टार्टिंग फ्रॉम जब आपने एंट्री ली थी इंटरमीडिएट कोर्स से, तो जी ऐसा नहीं है कि वो लास्ट के 15 मिनट में आपको कुछ पढ़ के जी कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और ऐसा ये मत सोचेगा कि आधा घंटा हमने बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो जी हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट्स हमारे थे वो कहीं लीक होने शुरू हो जाएंगे, कुछ चीजें भूल देंगे। ऐसा नहीं है। सो ये कुछ एक छोटी मोटी चीजें हैं एक्चुअली जो आपको हेल्प कर सकती हैं जब आपका असली टाइम, वो जो 3 घंटे वाला एग्जीक्यूशन वाला टाइम आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम उस स्टेज पर पहुंचते हैं जब 1:45 हो चुके हैं और आपका रीडिंग टाइम स्टार्ट हो गया है। देखिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर का फॉर्मेट आपको क्लासेस में बताया गया है। अगर आपको नहीं याद है तो चलो अभी एक बार रिकॉल करवा देते हैं। उसमें क्या बोला जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी और बाकी के 5 क्वेश्चंस में उसके आपको एनी 4 आंसर करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपल्सरी वाला, दैट इज ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ 5 मार्क्स ईच। और उसके बाद के जो 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, वो सब पार्ट्स 10+10 भी हो सकता है या कहीं जगह 5+5+10 भी हो सकता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6, वो आपका ये थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है। तो 90% स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है कि वो थ्योरी वाला क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, यानी कि टिल क्वेश्चन नंबर 5 हम ये बोल सकते हैं दैट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी फॉर यू। सो अब जब ये आपका पहले से ही प्लान है कि आपने थ्योरी क्वेश्चन छोड़ना है, तो अब कुछ लोग ये कहते हैं कि रीडिंग टाइम फिर है किस चीज के लिए, क्योंकि हमको तो कोई चॉइस नहीं मेक करनी है। अच्छा, आप जब क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, जब आपका रीडिंग टाइम खत्म हो जाता है, तो कुछ स्टूडेंट्स का ओपिनियन बन जाता है अबाउट द एग्जाम। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचने बैठ जाते हैं, हाय ला ये तो पेपर ही हमारा बड़ा मुश्किल आया, क्या होगा इन 3 घंटों में है, वो हमने तो ऐसे तैयारी की थी बट ये तो पेपर ही टफ आ गया है। या कई लोग उसी टाइम पर बल्ले बल्ले करना शुरू कर देते हैं कि पेपर आज का तो बड़ा आसान आया है जी, 90 नंबर तो हमारे पक्के हैं जी। जी प्लीज प्लीज ओपिनियन मत बनाइए। वो रीडिंग टाइम किसी चॉइस को लेने के लिए नहीं है, वो रीडिंग टाइम आपके किसी ओपिनियन के लिए नहीं है, वो रीडिंग टाइम है आपका
सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्ट डिसाइड करने के लिए। बचपन से जब हम बिल्कुल छोटे थे, एग्जाम देने जाते थे, तो घर से निकलते वक्त हमारे पेरेंट्स हमें क्या समझाते थे, बेटा जो चीज आपको आती है अच्छे से उसी को आपने पहले से अटेम्प्ट करना है, राइट। वही चीज आपने डिसाइड करनी है कि आपको क्या पहले अटेम्प्ट करना है। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ द क्वेश्चंस, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फेस वैल्यू आपको सीक्वेंस डिसाइड करनी है कि कौन से क्वेश्चंस के ऑल सब पार्ट्स आपको आते हैं। यानी कि अगर आपको कंपल्सरी क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट पार्ट ए बी सी एंड डी वो एक जगह इकट्ठे ही अटेम्प्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो क्वेश्चन नंबर 1 ए पहले अटेम्प्ट हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 1 डी सबसे जाके लास्ट में अटेम्प्ट हो रहा है, ऐसा ना हो। आप क्वेश्चन की सीक्वेंस कोई भी रख सकते हैं, बट अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 ए एंड क्वेश्चन नंबर 2 बी हैव टू बी अटेम्प्टेड वन आफ्टर दी अदर। क्वेश्चन नंबर 2 बी पहले कर लो, ए बाद में कर लो। विद इन द क्वेश्चन आप सब पार्ट शफल कर सकते हो, बट वो पूरा क्वेश्चन एक जगह होना चाहिए, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना कि जी कंपल्सरी क्वेश्चन को पहले कर लेना ठीक है। जब आपने सोच लिया कि आप थ्योरी छोड़कर जा रहे हैं तो ऑल क्वेश्चंस बिकम कंपल्सरी फॉर यू। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही जबरदस्ती पहले अटेम्प्ट करना है। अब ये क्यों यहाँ पर मैं इतना स्ट्रेस कर रही हूँ कि जो चीजें आपको आती हैं वही पहले कर लेनी चाहिए, ये एक बहुत ही जरूरी चीज है जी। सिंपली कोशिश ये है कि ऐसे क्वेश्चन पहले कर लिए जाएं जिनको हमें बाद में रिविजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल। आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली एक बर्डन नहीं लेना पड़ेगा कि यार जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था मेरे को उसको बाद में उस पर जाना पड़ रहा है, उसके बारे में फिर से कुछ सोचना है। उस टाइम पर तो ये है हो गया है, अब ये बिल्कुल साइड हो गया है, आगे के बारे में सोचते हैं। ठीक। हाँ, ऐसा भी होता है कि कई बार आपने फेस वैल्यू पर कोई क्वेश्चन पहले करने को सेलेक्ट कर लिया बट एग्जीक्यूशन में आप उसकी फंस गए हैं, ऐसा हो सकता है। बट उस पॉइंट पर मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। बट फिर भी कोशिश तो क्या रहनी चाहिए दैट हमको एक रीडिंग टाइम में ही सीक्वेंस डिसाइड करनी है दैट विच क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड फर्स्ट, और उसके बाद आगे उसके बाद नेक्स्ट कौन सा करना है और लास्ट में कौन सा लेकर जाना है। क्योंकि अब ये भी देखा गया है, मैंने अपने स्टूडेंट्स के मुंह से ही सुना है दैट वो तो जी क्वेश्चन नंबर 1 की उसमें चल पड़े, तो क्वेश्चन नंबर 1 में फंस गए, ऑब्सेस हो गए उस क्वेश्चन से, दे स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट कि लास्ट वाला क्वेश्चन का एक पार्ट 10 नंबर का अनअटेम्प्टेड रह गया जो कि अच्छा खासा आता भी था। तो जिस क्वेश्चन में स्ट्रगल किया इतना इतना ज्यादा उस पर टाइम भी वेस्ट किया, ना नंबर वहां मिले और 10 नंबर वहां के तो पूरे पूरे चले भी गए, जबकि वो लास्ट वाला 10 नंबर वाला क्वेश्चन आता भी था। तो क्योंकि ये बच्चे ऐसा करते हैं इसलिए मुझे यहाँ पर इस वीडियो में इन पॉइंट्स को बोलने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। ओके, तो ऐसा है हमारा रीडिंग टाइम अब हमारा खत्म हो गया है, 2 बज गए हैं। आपके पास आपकी आंसर शीट आ चुकी है, आपको उसकी सील ब्रेक करनी है और जो बिल्कुल फर्स्ट पेज पर आपको डिटेल्स लिखनी होती है, रोल नंबर के नीचे वो आपको OMR पे में वो गोले भरने होते हैं या आपको पेपर का नाम वगैरह लिखना है, पेपर नंबर वगैरह लिखना है, उस सब चीजों में 3-4 मिनट जाते हैं, बट केयरफुली भरनी होती है आपको डिटेल्स। रोल नंबर स्पेशली लिखने में, वो OMR भरने में आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। जी, जब आपने सीक्वेंस डिसाइड की हुई है, आप पहले क्वेश्चन पर आ गए हैं, आप उसे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि यार अभी तो रीडिंग टाइम में पढ़ा था बस अभी धड़ाधड़ उसके एग्जीक्यूशन में लग गए। रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। कई बार हम इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते क्वेश्चन को और उस वजह से हम अपने मार्क्स जो है, प्रेशियस मार्क्स है, कॉन्सेप्ट आते हुए भी हमारे उस क्वेश्चन में नंबर कट जाते हैं जस्ट बिकॉज हमने रीडिंग ढंग से नहीं ली होती है। आई विल जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। रीडिंग करना, एक क्वेश्चन को फ्लो को समझना बहुत जरूरी है, और जब भी आप कोई डेटा यूज कर रहे होते हैं तो हमारे क्या होता है ना, स्टूडेंट्स की टेंडेंसी कि वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल डेटा पे फोकस करते हैं, जबकि आपको क्या करना है, आपको पूरा सेंटेंस रीड करना है। अब देखिए क्या हुआ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया जी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन में ये पढ़ लिया या स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 25%। तो उन्होंने क्या किया, अब स्टूडेंट्स ने इनपुट पे ही उन्होंने बोल दिया लॉस तो जी इनपुट पे होता है जी, ये बोल दिया और उस हिसाब से उन्होंने आउटपुट निकाल दिया, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा था, लॉस जो है ऑन आउटपुट है, तो इनपुट के ऊपर नहीं है लॉस डिपेंडेंट। हमको क्या करना था, आउटपुट के ऊपर लॉस डिपेंडेंट है। तो आपको क्लासेस में कैसे सिखाया गया है, जो भी बेसिस है उसको 100 ले लो, तो लॉस कितना हो जाता 25, यानी कि इनपुट वुड बी 125। इसके हिसाब से वर्किंग्स करनी थी। स्टूडेंट्स ले गए कि जी वो
उन्होंने क्या अज्यूम कर लिया, क्योंकि जी क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर डिस्कस किए गए हैं जिसमें इनपुट जो है जो लॉस है हमारा इनपुट बेस्ड होता है, इस हिसाब से वो उन्होंने अपना आगे कर लिया और गलती भी हो गई, नंबर जो थे वो उनके ऑब्वियसली कट गए हैं। वैसे छोटी छोटी चीजें, आपको सेंटेंस पूरा रीड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज कुछ दी है, ऑन कॉस्ट दी है या ऑन सेल्स दी है, कोई भी डेटा है वो पर मंथ है या पर एनम है, रीड दी होल सेंटेंस। कई बार ऐसे लिखा होता है a firm makes 50,000 units at 50% capacity। ठीक है, उन्होंने आगे एक क्वेश्चन में फिर कुछ एक डेटा दिया है और नीचे लिखा however last year actually operated at 70%। अब क्या है स्टूडेंट्स, सारा क्वेश्चन ही 50,000 के हिसाब से उन्होंने कर लिया होता है, जबकि क्वेश्चन क्या बोला था, एक फर्म 50,000 यूनिट बना सकती है एट 50%, बट जबकि लास्ट ईयर असली में दे ऑपरेटेड एट 70%। तो क्वेश्चन करना था 70,000 यूनिट्स के हिसाब से, दे उन्होंने सारी वर्किंग 50,000 के हिसाब से कर ली, क्योंकि क्वेश्चन की रीडिंग ढंग से नहीं ली थी जी। सो ऐसे कुछ एक इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गलतियां आपको अवॉइड करनी है, इसके लिए बहुत जरूरी है आपको रीडिंग लेनी है पहले तो थॉरो, और जब आप कोई डेटा पर्टिकुलर यूज कर रहे हैं तो उस डेटा को लेकर पूरा सेंटेंस रीड कीजिए, ना सिर्फ जहां पे भी आपको एक न्यूमेरिकल फिगर दिखाई हुई आप वहां पे रुक जाते हैं। अब क्वेश्चन आपको और कैसे फंसा सकता है, मान लीजिए सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ गया जी, मेजॉरिटी डेटा आपको जो गिवन है पर मंथ गिवन है और बुलेट पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं कि ये रेंट हो गया, ये गैराज पर मंथ इज दिस, ड्राइवर सैलरी इज दिस, जो भी है। एक पॉइंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बता दिया, इट इज एनुअल, तो ऐसे लिखा एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। क्यों आपको तो क्या लगता है सारा डेटा एक क्वेश्चन में मंथली गिवन है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आप मंथली एज्यूम कर जाएंगे। अच्छे से पढ़िए, एनुअल लिखा है तो उस हिसाब से वर्किंग्स कीजिए जी। यही कुछ गलतियां हैं जहां पर हम एक कॉन्सेप्ट आते हुए भी, क्वेश्चन के आसान होते हुए भी नंबर बहुत ज्यादा कट जाते हैं, 10 में से 8 नंबर 6 नंबर ऐसे कट जाया करते हैं। ठीक, अच्छा, एग्जीक्यूशन में और क्या गलती होती है, हमारी जो फिगर्स होती हैं वो क्वेश्चन पेपर से बच्चे उतारने में, अपनी आंसर शीट में उतारने में गलती कर देते हैं। लेटर से फिगर इज 739500, आंसर शीट में उतारते वक्त दे राइट इट एज 735900, या एक जीरो कम लिख दी या एक जीरो ज्यादा लिख दी। तो क्वेश्चन पेपर से फिगर्स उतारते वक्त केयरफुल रहिए, इवन कैलकुलेटर में से भी फिगर्स उतारते वक्त आपको केयरफुल रहना है। इवन आप लेट से आपने वर्किंग नोट में कुछ कैलकुलेशंस की, उसको मेन सोल्यूशन में यूज करना है, तो फ्रॉम वर्किंग नोट टू मेन सोल्यूशन वो फिगर को कॉपी करते वक्त ध्यान में रखिएगा। कई बार ऐसा होता है वर्किंग नोट में सही निकाला था, मेन सोल्यूशन यूज करते वक्त फिर डिजिट्स आपस में स्विच कर दिए, ऐसी गलती भी मैंने बहुत बार देखी हुई है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्लास में हमेशा आपको समझाई है जी, बेसिक से बेसिक कैलकुलेशन 2x2 भी कैलकुलेटर के ऊपर छोड़ दो। आपका काम है वर्किंग्स लिखना, एक तो जरूरी चीज, हर छोटे से छोटे पॉइंट की आपको वर्किंग्स लिखनी है। कोई ऐसी चीज जो कि आपको पता है कि कैलकुलेटर पर आपको उसको कैलकुलेट करके अपने आंसर शीट में उतारनी है, तो लिखिए कि आपने कैलकुलेटर पे, चाहे इंटरनल कॉलम में लिखिए कि कैलकुलेटर पे आपने क्या वर्किंग्स की है। बड़ी चीज वर्किंग है तो उसे वर्किंग नोट में ले जाइए, अदरवाइज छोटी सी है तो एटलीस्ट कहीं इंटरनल कॉलम में या ब्रैकेट में कहीं पर लिख के जरूर बताएं। कोई भी ऐसी चीज जो आप एज इट इज उतार रहे हो अपनी आंसर शीट में तो ठीक है, बट अगर आपको कुछ भी ऐड, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो उस चीज की आपको वर्किंग्स लिखनी ही, कहीं ना कहीं तो लिखनी ही लिखनी है। ठीक, और एक बार आपने अगर वो वर्किंग्स लिखी हुई है ना, फिर क्या है, आपको वही डेटा कैलकुलेटर में इनपुट करना है, और अगर आपने इनपुट ठीक से किया है तो कैलकुलेशन करना उस कैलकुलेटर का काम है। होता क्या है, जैसे कि हमारा ईओक्यू वाला क्वेश्चन है और वहां पे हमको कैलकुलेट करना है हमारा एनुअल कैरिंग कॉस्ट। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज लेटर से 2.4 एंड हमारा जो ऑर्डर साइज है लेटर से दैट इज 8,000 यूनिट्स का। सो हाउ वुड यू कैलकुलेट एनुअल कैरिंग कॉस्ट? एनुअल कैरिंग कॉस्ट, और ये मान लीजिए कि हमारा सेफ्टी स्टॉक जो है वो निल है, तो आप कैसे करेंगे, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि इस केस में हाफ ऑफ 8,000 इंटू 2.4। अब क्या होता है ना, एग्जीक्यूशन करते वक्त स्टूडेंट का दिमाग में वो तेज चल रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो मेंटली इस पार्ट को तो सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी 4,000 देखें, मान लिया
तो उनको अपने कैलकुलेटर में क्या इनपुट करना चाहिए, 4000 मल्टीप्लाइड बाई 2.4। बट कैलकुलेटर में वो इनपुट पता है क्या कर जाते हैं, दे राइट हाफ इंटू 4000 इंटू 2.4। ये मिस्टेक मैंने टेस्ट में बहुत ज्यादा नोटिस की है, इसलिए मैं कहती हूँ अब ये कैलकुलेशन करने में भी अपना दिमाग मत लगाओ कि हाफ ऑफ 8000 इज 4000 मत। आपने बस एक ये चीज लिखी और जो लिखा है उसको कैलकुलेटर में इनपुट कर दिया। सो आपने अपने ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं छोड़नी है, बस वर्किंग्स लिखिए और फिर बाकी काम जो है वो कैलकुलेटर का है, राइट। एग्जीक्यूशन करते वक्त आपको एक और चीज का ध्यान रखना है अबाउट दी प्रेजेंटेशन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा सुंदरता होनी चाहिए, बट प्रेजेंटेशन का यहाँ पे मतलब है कि अगर आप कोई अकाउंट्स बना रहे हैं तो उन अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल जरूर लिखना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डेबिट क्रेडिट दो जो हमारा जो आता है फॉर्मेट में ये डेबिट क्रेडिट लिखना जरूरी है या इधर ये पर्टिकुलर रुपी वगैरह, इतना कुछ नहीं है। इट इज जस्ट दैट जो ये हमारे टोटल्स हैं ये जरूर लिखे हों। कोई भी फॉर्मूला, आप एक तो फॉर्मूला हर चीज का लिखना है और कोई भी फॉर्मूला अगर आप लिख रहे हैं तो आपको एब्रीवेटेड लिखना। बेशक हमने क्लास में काफी जगह एब्रीविएशन यूज की है, बट एग्जाम में आपको फुल नेम लिख कर आने हैं। मटेरियल चैप्टर में डोंट राइट ROL ROQ, पूरे नाम लिखने हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में डोंट राइट SH SR, स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट पूरा लिख कर आइए। ऐसे ही लेबर के चैप्टर में डोंट राइट TTTA, टाइम टेकन, टाइम अलाउड, ये सब आपने फुल फॉर्म में लिख कर आना है, ठीक है। एक और जरूरी चीज, मैंने आपको कई बार बताया है कि क्लास टेस्ट के लिए दैट 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाना चाहिए 10 मिनट में, एक 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाना चाहिए 20 मिनट्स में। वो पॉइंट मेनली क्लास टेस्ट के लिए था, एक क्लास टेस्ट में आपकी स्पीड बनवाने के लिए था, क्योंकि स्टार्टिंग में काफी बच्चों की स्पीड जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है, टेस्ट दे दे कर ही उनकी स्पीड ठीक हो जाती है। एग्जाम में अपने आप को स्ट्रिक्टली इस चीज से बाउंड नहीं करना है। कई बार ऐसा भी देखा गया है दैट अ 5 मार्क्स क्वेश्चन इज टेकिंग मोर देन 10 मिनट्स। ऐसा नहीं है कि वो डिफिकल्ट आया था, उसकी एग्जीक्यूशन थोड़ी सी लेंदी हो गई है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अ 10 मार्क्स क्वेश्चन टेक्स जस्ट 7 to 8 मिनट्स टू कंप्लीट। सो इतना अपने आप को बहुत ज्यादा बाउंड नहीं करना है। मैं बस आपको हमेशा ये बताती हूँ कि अगर आप कहीं पर फंस रहे हैं तो उस पर टाइम मत वेस्ट कीजिए, जगह छोड़ दीजिए और आगे बढ़े। मैं ट्रिकी पॉइंट्स पर अभी फिर से आने वाली हूँ, ठीक। अच्छा, जब आपने अपने तरफ से एक क्वेश्चन को कर लिया है अपनी तरफ से कंप्लीट, तो बहुत ही जरूरी चीज, एक बार क्विकली देखिए क्या आपने उसकी सारी रिक्वायरमेंट को आंसर कर दिया है। कई बार ऐसा होता है, लेटर से सर्विस कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या होता है, टोटल फेयर निकाल कर स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, जबकि क्वेश्चन वाज आस्किंग फॉर फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर या और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बट नहीं, कई बार स्टूडेंट वो एक स्टेटमेंट बना के छोड़ देते हैं। तो एक क्वेश्चन को जब आपको लगता है कि आपने हिसाब से एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, एक बार चेक कर लीजिए क्या आपने सारी रिक्वायरमेंट्स आंसर कर दी हैं। अगर ऐसा होता है कि एक रिक्वायरमेंट होती है हमारे बिल्कुल पहले पैरा में, दैट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दी टोटल फेयर, फिर एक नीचे लास्ट में आ जाते हैं यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर टन किलोमीटर, ऐसे या कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो एक बारी आपको इंश्योर कर लेना चाहिए दैट यू हैव आंसर्ड ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सो एग्जीक्यूशन में अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, दैट यू हैव टू रीड दी होल क्वेश्चन पहले, सबसे पहले। उसके बाद एग्जीक्यूशन करते वक्त जब आप किसी डेटा को यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू रीड दी होल ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट डेटा। डू नॉट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द न्यूमेरिकल पार्ट, आपको फुल सेंटेंस रीड करना है। यू हैव टू राइट ऑल ऑफ द वर्किंग्स, इवन माइनर टू माइनर डिटेल्स आपको लिखनी है। और आपको एक बार आपने वर्किंग्स लिखनी है, फिर आपने उनको कैलकुलेटर पे परफॉर्म करना है, मेंटल कैलकुलेशंस आपको अवॉइड करनी है। और एक बार आपका अगर क्वेश्चन हो गया है तो आपको उसके फिर एक बारी वेरीफाई कर लेना है दैट यू हैव आंसर्ड ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, ठीक। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इफ क्वेश्चन ट्रिकी आ गया। बेसिकली ऊपर वाले सारे पॉइंट्स तो थे कि जब कॉन्सेप्ट इजी था, ट्रिकी पार्ट भी नहीं था, तब भी क्या क्या गलतियां हो सकती है मैंने वो डिस्कस कर लिया। बट हम बात आते हैं व्हाट इफ सम पॉइंट इज ट्रिकी। अब वो देखिए ट्रिकी पॉइंट किसी भी स्टेज पर आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने फेस वैल्यू पर किसी क्वेश्चन को इजी सिलेक्ट किया था, इनफैक्ट इट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू सिलेक्टेड टू अटेम्प्ट, बट उसी को एग्जीक्यूशन में करते वक्त फंस गए। या वो ट्रिकी पॉइंट तब आ सकता है जिसको आपने फेस वैल्यू पर भी उसको ट्रिकी ही या थोड़ा डिफिकल्ट ही जज किया था और
आप अब उस आपने इजी वाले अटेम्प्ट कर लिए हैं, नाउ यू आर एट अ ट्रिकी क्वेश्चन। सो ट्रिकी पॉइंट कहीं पे भी आ सकता है जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो नवंबर 2019 में कंपल्सरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, उसका एक था पार्ट सी, विच वॉज फ्रॉम जॉइंट प्रोडक्ट चैप्टर। रीडिंग करते वक्त ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत इजी लगा था, और मेथड्स भी क्या पूछ रहे थे, फिजिकल क्वांटिटी एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। उनको कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड का कॉन्सेप्ट पता था, तो हो सकता है फेस वैल्यू पर किसी स्टूडेंट ने इसको इजी जज कर लिया, देखने में वाकई इजी लग भी रहा है जी, पर अब इसमें एग्जीक्यूशन में कहीं फंस गए। था क्या, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड क्या कहता है, दैट वेरिएबल पोर्शन ऑफ द जॉइंट कॉस्ट हैज टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मेथड, एंड फिर आप उसको सेल वैल्यू से माइनस करके, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके यू अराइव एट कंट्रीब्यूशन, और जो फिक्स्ड कॉस्ट बांटने हैं वो उस कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बांटने हैं। तो आई थिंक इन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूशन ही एक की ना नेगेटिव आ रही थी, एक की पॉजिटिव आ रही थी और एक की नेगेटिव आ रही थी। अब इनकी रेशो में वैसे कॉन्सेप्ट क्या था, इनकी रेशो में हमने फिक्स कॉस्ट को बांटना है, पर जब किसी की कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आ रही है, वहां पे स्टूडेंट फंस गए थोड़ा सा। तो अब ये बात तो फेस वैल्यू पर नहीं पता चल सकती थी ना कि कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आने वाली है। तो जी ऐसा है, यहाँ पर क्या होता, ज्यादा से ज्यादा अब कोई ये अजम्पशन ले सकते थे कि फिक्स कॉस्ट जो है वो सिर्फ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वाले को बढ़ जाएगी। किसी के दिमाग में जो थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के चीजों को सोचते हैं, तो उनके दिमाग में ये भी आ सकता था कि फिक्स्ड कॉस्ट की भी ऐसी रेशो बना दो, एक पॉजिटिव हो जाएगी और एक नेगेटिव हो जाएगी, ये दोनों बन सकता था। खैर, जब आप ऐसे ही किसी एक पोजीशन में हैं जहां पर आपको ना समझ में आ रहा है कि आप ये नहीं जज कर पा रहे हैं व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल वे, तो ऐसा है, उस टाइम पर आपने जितना काम कर लिया ठीक है, जो ये पॉइंट है इसके लिए आप जगह छोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में क्या था, पार्ट 3 मांग रहा था डिटर्मिन पी एंड एल अंडर बोथ द मेथड्स, तो जो आप कर सकते थे एटलीस्ट आप पी एंड एल फिजिकल क्वांटिटी मेथड के हिसाब से बना सकते थे, तो इस पॉइंट के लिए जगह छोड़ी। फिर पी एंड एल आपने फिजिकल क्वांटिटी वाला कंप्लीट कर लिया, फिर पी एंड एल आपने कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन वाले के लिए, उसके लिए भी आपने जो है जगह छोड़ दी है। तो जो जो वर्किंग्स आप कर सकते हो वो कर लो, और जिस चीज में फंस रहे हो, मैं ये कहूंगी स्पेशली जब स्टार्टिंग का टाइम चल रहा है पेपर का, तो उस पे ज्यादा अपना टाइम ना वेस्ट कीजिए, आगे बढ़िए। व्हेन यू नो दैट देयर आर अदर क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट आल्सो, तो डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद अ ट्रिकी पॉइंट। अब एक स्टूडेंट से मेरे से बात हुई थी जब नवंबर 19 का पेपर जब हुआ था, जिस दिन उनका फोन आया था आफ्टर द एग्जाम। उन्होंने मुझे बताया कि मैम क्वेश्चन नंबर 1D वाज फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग, और मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग की बहुत अच्छे से तैयारी की थी, आई वाज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर, बट फिर भी मैं बहुत फंस गई थी क्वेश्चन नंबर 1D में, और मैंने उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से मेरा आगे फर्दर एक क्वेश्चन जो है छूट गया था। इस क्वेश्चन में अब मुझे नहीं मालूम है कि वो क्या फंसे, उनको क्या चीज स्ट्राइक नहीं हुई। आई थिंक इस क्वेश्चन में यूज होना था कॉन्सेप्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, आई थिंक चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट वाला जो है। अब ये कोई पर्टिकुलर ऐसा फॉर्मूला जो है, शायद हमने इसको पहली बार ओवरहेड चैप्टर में जरूर देखा था, बट थ्रू आउट द सिलेबस हमने इसको बहुत ज्यादा यूज भी किया हुआ है। तो कई बार चलो नहीं भी स्ट्राइक कर रहा अगर आपको ऐसी चीजें, तो छोड़ दो जगह, और जितनी आप जगह सोचते हो कि हाफ अ पेज लगेगा, तो डबल जगह छोड़ दो, क्योंकि कटिंग्स वगैरह भी लेटर ऑन हो सकती हैं। बट व्हाट आई वांट टू से इज दैट जहां पे भी ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है, एक तो आप पहले से ही एस्टिमेट करके चलो दैट अराउंड 20 to 30 मार्क्स ऑफ द पेपर कैन पोज प्रॉब्लम फॉर यू, आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे। एक उस टाइम पर एक आकाशवाणी की तरह मेरी एक यही लाइन आपके दिमाग में आनी चाहिए दैट मैम ने बोला था कि ऐसे कुछ कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम आ सकती है, हमको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, हमको जो चीजें आती हैं हम पहले वो तो कर ले, बाद में इन पॉइंट्स पर आएंगे। तो जी ऐसा है, भले ही आप मुझे कोई इज्जत वैसे ना दो, बट एटलीस्ट इस बात को याद जरूर करना कि मैम ने बोला था, फंसेंगे कहीं ना कहीं, अब हम फंस गए हैं, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना, टाइम नहीं वेस्ट करना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट कर लो कि जी ये क्वेश्चन मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेरे को आगे जाना है। देखिए वही बात फिर से, मेरे लिए कहना आसान है,
अभी आपके लिए शायद सुनना भी आसान होगा, बट उस टाइम पर एक्चुअली इस चीज को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल रहेगा। इसलिए अपने आप को इतना डीट बना लो, इतना डिटर्मिन्ड बना लो कि नहीं जी नहीं, हमको एक 5 नंबर के क्वेश्चन को या 10 नंबर के क्वेश्चन को बिगाड़ने नहीं देना है रेस्ट ऑफ आवर परफॉर्मेंस। ठीक, अच्छा, तो अब ऐसा है, मान लीजिए दैट यू आर डन विद ऑल ऑफ द कंफर्टेबल क्वेश्चंस, सो नाउ यू आर लेफ्ट ओनली विद द ट्रिकी पॉइंट्स। वो ट्रिकी पॉइंट्स ऐसा हो सकते हैं कि किसी क्वेश्चन के ऐसा सब पार्ट या ऑल टुगेदर पूरा क्वेश्चन को ही आपने अभी तक छोड़ रखा था। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को जो दिक्कत आई थी वो आई थी आई गेस इन क्वेश्चन नंबर 5A। ये एक क्वेश्चन था, वैसे देखा जाए ये एक काइंड ऑफ अ कॉस्ट शीट का, एक्चुअली स्ट्रिक्टली कॉस्ट शीट नहीं, ये कि जनरल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। आपको बोला गया है कि ईयर 1 में कुछ ये यूनिट्स बनाए जा रहे थे एट 50%, और ये कुछ डेटा था, कुछ खर्चों का आपको ब्रेकअप बता दिया। आपको बताया गया कि नेक्स्ट ईयर में कुछ इन्फ्लेशन आएगी और नेक्स्ट ईयर में हमारे पास एडिशनल ऑर्डर भी है, तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्राइस कोट करना है। जब आपको सेम प्रॉफिट कमाना है, सेम प्रॉफिट मतलब सेम अमाउंट, सेम रूपी वैल्यू, नॉट दी सेम प्रॉफिट परसेंटेज, सेम अमाउंट। ठीक है, तो क्या करना था, कॉन्सेप्ट यूज क्या करना था कि आपको अगर वेरिएबल खर्चे बढ़ाने हैं तो उसमें 2 तरीके के चेंजेस आते हैं, वो आउटपुट के हिसाब से भी चेंज होंगे और वो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेंज होंगे। जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें आपको सिर्फ एक टोटल अमाउंट में चेंज करना, फिक्स कॉस्ट को वैसे हम आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं करते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं हमने सिर्फ कॉस्ट शीट में डिस्कस किया था, ये तो एक जनरल सी बात थी जी। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स को ये ट्रिकी लगा था, मेरे हिसाब से ट्रिकी नहीं था। या फिर क्वेश्चन नंबर 1B जो कि आया था हमारा जॉब कॉस्टिंग से, इट वाज सिमिलर टू दी क्वेश्चन इन आवर बुक, बट कुछ स्टूडेंट्स इसको भी एग्जीक्यूट करते वक्त फंसे थे। तो आपको जो समझ में आता है वो कर लो। माय सजेशन है कि आप फेस वैल्यू के बेसिस पर ये बोल दो कि क्वेश्चन आता नहीं था, मैंने तो छोड़ दिया 10 नंबर का क्वेश्चन अपनी मर्जी से। जी, अगर आपको आपके पास टाइम था तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़कर आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हमें सर्विस कॉस्टिंग का जी क्वेश्चन नहीं आता था। आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द क्वेश्चन ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। ये क्वेश्चन नंबर 3A था, कह रहे थे जी हमने तो ना जी सर्विस कॉस्टिंग वाले उसमें ना बसेस या ट्रक्स के क्वेश्चन किए थे, हमको होटल वाले आते नहीं थे, हम पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन ना अनअटेम्प्टेड छोड़ाए थे, जबकि हमारे पास वैसे टाइम था उसको अटेम्प्ट करने का। जी मैं बोलती हूँ बेटा क्या डेप्रिसिएशन निकाल सकते थे ये छोटे से पॉइंट को पकड़ के, क्या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो सकती थी? कहते मैम हाँ जी हो सकती थी। तो मैंने कहा कर आते बेटा, 1-1.5 नंबर इस चीज का होता है। ठीक है, अगर आपको रूम डेज नहीं निकालने आते कोई बात नहीं। फिर मैं ये भी बोल उस वक्त मैंने ये भी समझाया था कि बेटा एटलीस्ट स्टेटमेंट बनाए आते। आपको ये तो पता है ना कि सर्विस कॉस्टिंग में हम स्टेटमेंट बनाते हैं, एक कॉस्ट शीट बनाते थे, ये सारे खर्चे जो जो लिखे हुए हैं कम से कम यही लिखाते। ये भी हो सकता था, करके आओ। अगर आपने जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का चैप्टर छोड़ के गए हो और एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ भी गया तो एटलीस्ट वर्किंग नोट इनपुट आउटपुट रेशियो का बना सकते हो, वो बनाओ। जो पॉसिबल हो सकता है एटलीस्ट वो काम तो कर लो। और जो आपको लग रहा है कि जो चीज नहीं आती, एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट इट। बिल्कुल गिव अप मत कर दो। आप ये कहोगे नहीं जी मैंने तो ये करता ही नहीं क्योंकि गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आप कुछ एक गेस वर्क कर लो और हो सकता है आपका वो तुक्का जो है वो ठीक भी बैठ जाए। तो एटलीस्ट करके आओ अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से। टाइम अवेलेबल होने के बावजूद आपने कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब एक पॉइंट मुझे याद आया, वही विच इज रिलेटेड टू द रीडिंग पॉइंट एक्चुअली। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया जिसमें था कि एक खर्चा था जो हमारा बटना था 4 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रैवल्ड। स्टूडेंट्स ने इसे क्या किया, उनको दिखाई दिया किलोमीटर ट्रैवल, अच्छा किलोमीटर ट्रैवल गिवन है तो 4 into 40 4 into 12, क्योंकि पूरा पढ़ना चाहिए था ना, किलोमीटर ट्रैवल्ड पर डिलीवरी। तो अगर पर डिलीवरी है तो किलोमीटर ट्रैवल को नंबर ऑफ डिलीवरी से भी मल्टीप्लाई करना था, तो जाके टोटल किलोमीटर आते, फिर उनको 4 से मल्टीप्लाई करना था। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे गलती होती है। तो व्हेन यू ऑलरेडी नो दैट 20 to 30 मार्क्स ऑफ द पेपर इज गोइंग टू बी समवट अनकंफर्टेबल फॉर यू, समवट ट्रिकी फॉर यू, ऐसा नहीं है कि डूबने ही वाले हैं वो 20-30 नंबर, बट समहाउ आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूजन हो सकती है। तो व्हेन यू नो दैट, तो आपको एटलीस्ट अपना बाकी का 70 to 80%, आपका 70 to 80 मार्क्स का जो पेपर है वो तो ठीक रखना है। वो ठीक कैसे रखोगे, व्हेन यू हैव डन द रीडिंग केयरफुली, अब जब आप जल्दबाजी में नहीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, ओके। सो एट द एंड ऑफ द पेपर इफ यू आर लेफ्ट विद टाइम, पहली बार तो एग्जाम हॉल छोड़ना ही नहीं है 5 बजे से पहले पहले।
अगर आपके पास लास्ट में कुछ 5-10 मिनट बचते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है कि आपने सारी कैलकुलेशंस ठीक से की है कि नहीं की है। आपको वेरीफाई करना है दैट आपने कि अपने पेपर से सारे फिगर्स को उतारा है कि नहीं उतारा है। आपको ये भी वेरीफाई करना है कि आपने सारा डेटा यूज कर दिया है कि नहीं यूज किया है। कई बार ऐसा होता है कुछ पॉइंट्स तो नहीं, हमने कुछ ऐसे स्किप कर दिए हैं, आपको ये भी इंश्योर कर लेना है। और आपको कोई भी रिटन कंटेंट अपने पेपर में स्ट्राइक ऑफ, जब काटा, हम कहते हैं ना कि आंसर शीट में आप कटिंग्स बोलते हैं जैसे, तो वो कई बार ऐसा होता है मैं हाफ अ पेज या फुल पेज की ऐसी कटिंग्स देखती हूँ। तो आपने फाइनल एग्जाम में कटिंग उसी चीज की करनी है जब आपने उसी चीज को बाद में री अटेम्प्ट भी किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने उस चीज को अटेम्प्ट भी नहीं किया था, आपने कुछ वर्किंग्स की थी उसको भी स्ट्राइक ऑफ कराए हो, ये काम मत करना। स्ट्राइक ऑफ ओनली दैट पार्ट अगर आपने उसको फिर से उसकी वर्किंग्स फिर से की हैं। और अगर देर आर सम एम्प्टी स्पेसेस लेफ्ट बिटवीन द क्वेश्चंस, उनको भी आपने ब्लैंक स्पेस को भी ऐसे काट कर दिखा कर आना है। ठीक है। और कुछ चीजें होती हैं विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट्स, कुछ रफ कैलकुलेशंस होती है। सो प्लीज क्रिएट अ डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट इज अ वर्किंग नोट एंड व्हाट इज अ रफ। रफ मतलब जो एग्जामिनर को नहीं दिखना चाहिए, जैसे कि जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट चैप्टर में जब स्टार्टिंग में एक वो डायग्रामेटिकली एक जो समरी बनाते हैं, दैट इज अ रफ वर्क। तो वो आपके आंसर शीट के लास्ट पेज पर एक हेडिंग डाल देना रफ, वो वहीं पर ही होनी चाहिए। पर जो बाकी वर्किंग्स है वो प्रॉपर वर्किंग नोट्स तो आपके मेन कंटेंट में आने ही चाहिए। ठीक। सो अब एक, अगर आपका पेपर पूरा हो गया है, 5 बज गए हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर निकल रहे हैं, जी मैं रोकूंगी नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है तो कर लो, बट देन अगेन ये नहीं सोचना उसने वैसे अटेम्प्ट किया मैंने वैसे अटेम्प्ट किया मेरा गलत हो गया। या कुछ स्टूडेंट्स उसी टाइम पर बुक्स खोल के वेरीफाई करना चाहेंगे या घर आके वेरीफाई करना चाहेंगे, मैं इस चीज को ज्यादा इंकरेज नहीं करूंगी। जो हो गया है सो हो गया है। कॉन्फिडेंस रखिए दैट आपने अच्छा परफॉर्म किया है। जी मैं पहले से ही बोल रही हूँ, ये पेपर फेल करवाने वाला नहीं है। इस पेपर में 40 नंबर आने पॉसिबल हैं सभी के लिए, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू हैव डन। किसी ने अगर आधा सिलेबस भी तैयार किया हुआ है ना, तो आधे सिलेबस के बेसिस पर भी वो 40 नंबर स्कोर कर सकते हैं, पर शर्ते दे आर नॉट नर्वस ड्यूरिंग द एग्जाम। वो काम रहे थे, उन्होंने सभी चीजों का ध्यान रखा, रीडिंग ढंग से ली, एग्जीक्यूशन वगैरह ढंग से की है। ठीक है। सो ये पेपर फेल करवाने वाला बिल्कुल नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस तो आपको अभी से हो जाना चाहिए। इट इज जस्ट दैट कि 40 के ऊपर कितने नंबर आएंगे वो डिपेंड करता है आपने जो अभी तक तैयारी की है, विद फ्यू वीक्स लेफ्ट फॉर द एग्जाम, अब आप कितनी उसकी तैयारी करेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस उन 3 घंटों में आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं, आप कितना काम रहते हैं, उस चीज पर भी आपके मार्क्स डिपेंड करने वाले हैं। सो मैं बार बार बोलूंगी, इफ देर आर सम ट्रिकी पॉइंट्स, एक ऑलरेडी एक्सपेक्ट अगर आप ट्रिकी पॉइंट्स कर रहे हो तो उस टाइम पर फिर घबराओगे नहीं कि जी ये क्या आ गया है, इसको कैसे करेंगे। इट इज जस्ट दैट जब आपने अपनी तरफ से सब कुछ पहले वाला सारा काम कर लिया है, जब आपके पास टाइम ही बचा है उन ट्रिकी पॉइंट्स के बारे में सोचने का, थिंक व्हाट इज मोस्ट लॉजिकल। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे अभी बताते हैं कि मैम सर्विस कॉस्टिंग वाले चैप्टर में हमें नहीं समझ में आता दैट व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज फिक्स, हमको वो कैटेगराइजेशन करनी नहीं आती है। उस टाइम पर जरा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा लॉजिक लगाइए क्या हो सकता है। अब क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में मेजॉरिटी बात लॉजिक्स वाली है जी, तो इसलिए अगर आप लॉजिक्स लगाएंगे चांसेस आर कि आपका वो एक ठीक हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने बाकी वर्किंग्स ठीक की हैं तो ये मत सोचेगा कि हमारा वो 10 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे 10 नंबर उड़ गए हैं। कहीं ना कुछ मार्क्स, अगर आपने टेस्ट दिए तो आपको पता होगा कि कहीं ना कुछ मार्क्स तो हमें मिल ही जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि हम अपनी तरफ से क्या क्या एग्जीक्यूशन करके आए थे, क्या क्या वर्किंग्स क्या क्या लिख कर आए थे, सोल्यूशन को कितने एक्सटेंड तक हमने ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया था अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रिकी पॉइंट, राइट। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ काम की बातें सुनने को मिली होंगी। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया आपको वैसा सारा 100% ही यूज करना है, आपको जो बात ठीक लगती हो वही यूज कीजिएगा। जस्ट अभी रिमेम्बर दैट चाहे अभी पूरा महीना भी नहीं बचा है, स्टिल इस थोड़े से टाइम में भी आप बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। मैं सिर्फ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑल टुगेदर आपके प्रिपरेशन की बात कर रही हूँ। अभी ऐसा मत सोचिए कि बस जी टाइम कम रह गया है हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, जी बहुत कुछ हो सकता है। सो अपनी तैयारी कंटिन्यूड रखिए। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।